गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमारी जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में आपने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के रिगार्डिंग चीज़ें पढ़ी थी और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं रिगार्डिंग जर्नल्स के। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिस्काउंट के रिलेटेड और डिस्काउंट से रिलेटेड ही एक चीज़ और है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डिस्काउंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं आज इस टॉपिक को शुरू करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट हमने क्या पढ़ा। हमने कहा कि सर ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती, सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की जाती है। जो वैल्यू डिटरमाइन होती है उस डिस्काउंट को काट कर उसी वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लेकिन अगर तो कैलकुलेशन दी गई हो तो हम उसको कैलकुलेट करके ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मानकर उसकी ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सीधी एक स्टेटमेंट लिख रखी है कि रिसीव्ड कैश ₹5,000 इन फुल सेटलमेंट of account, cash received cash ₹5,000 in full settlement of account ₹5,500 of RAM। ऐसे भी हो सकता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹5,000 इंस्टेड ऑफ 5,500, मतलब मैंने उससे 5,000 रुपया लिया जबकि उससे मैंने क्या लेना था, 5,500 रुपीज लेने थे। लेकिन ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि अब राम से मुझे जो बैलेंस का 500 है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि राम ने फुल सेटलमेंट की है कि जो मैंने 5,500 देना था उसका मैं सिर्फ कितना दूंगा, 5,000। इट मींस हमारे पास पैसा आ रहा है कितना, 5,000। राम से लेना कितना था, 5,500। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज इक्वल्स टू 500, दैट इज आवर डिस्काउंट। कैसे पता चला? आप लिखेंगे कैश आ रही है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। टू किससे आ रही है, राम से, तो टू राम अकाउंट। कैश कितना आया, 5,000। राम से कितने लेने थे, 5,500, और 500 मेरा किस में चला जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कैश जिस तरफ, डिस्काउंट उस तरफ। ये मेरे लास्ट क्लास का डिस्कशन है कि जिस तरफ कैश आती है उसी तरफ डिस्काउंट आता है। अब सर यहां पर कैश की जगह अगर बैंक होता तो कैश इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैंक, सो बैंक अगर डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। या तो कैश होगी या तो बैंक होगा। अब यहां पर रिसीव्ड कैश की जगह रिसीव्ड चेक होता तो डेफिनेटली हम कैश की जगह कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करते, बैंक रिप्रेजेंट करते। इट मींस दैट जब भी वर्ड चेक की बात की जाएगी हम इस वर्ड को रिप्लेस कर देंगे बैंक अकाउंट के साथ, इसको रिप्लेस कर देंगे बैंक अकाउंट के साथ। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹5,800 इंस्टेड ऑफ ₹6,000 in full settlement of Ram's account। मैंने चेक रिसीव किया 5,800 का इंस्टेड ऑफ ₹6,000 का। फुल सेटलमेंट करनी है किसकी, राम के अकाउंट की। देखिए फिर क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करेंगे तो चेक आएगा, चेक आ रहा है तो चेक को डेबिट करेंगे, लेकिन चेक को किस वर्ड से रिप्लेस करेंगे, बैंक वर्ड से। इट मींस दैट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, किससे पैसे आ रहे हैं, राम से। राम इज द गिवर और पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर। सो बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, 5,800। राम से कितने लेने थे, 6,000। 200 का जो डिफरेंस है वो किस तरफ जाएगा,
डिस्काउंट के नाम से डेबिटेड हो जाएगा, क्योंकि जिस तरफ कैश उस तरफ डिस्काउंट, जिस तरफ बैंक उस तरफ डिस्काउंट। तो सो द टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज इफ अकाउंट इज गोइंग टू फुली सेटल। तो जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, डिस्काउंट। ये तो बात हो गई डिस्काउंट की। अब इसके रिलेटेड क्या है, एक चीज और, क्या फुल सेटलमेंट के केस में ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है? नो। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो वो कैश की पेमेंट के टाइम पर सेटलमेंट्स नहीं होती, वो पेमेंट्स ऑन द टाइम ऑफ सेल और परचेज होती हैं। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का जो टॉपिक होता है वो या तो हमने सेल किया है सामान तो हमने डिस्काउंट दिया होगा, अगर हमने परचेज किया है तो हमने वो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज लिया होगा। मींस ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज सेल होती है, लेकिन कैश डिस्काउंट की ट्रीटमेंट हमेशा इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश पर मिलती है। क्या पता हमने इनसे कहा हो अभी सेटलमेंट करवा लो तो हम आपको 200 का डिस्काउंट दे देंगे, इसीलिए इन्होंने कहा 5800 ले लो, मेरा अकाउंट सेटल कर दो, तो 200 क्या हो गया, डिस्काउंट। सो कभी भी कैश की पेमेंट्स हो रही हैं तो डिस्काउंट आ रहा है तो उसको कैश डिस्काउंट मानकर उसकी ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग, यहां पर आपने वर्ड याद रखा फुली सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, लेकिन एक वर्ड और होता है, उसका नाम होता है इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट, इसको मैं रफ लैंग्वेज यूज करूं तो दिवालिया निकल गया किसी का। दिवालिया निकलना मतलब ही बिकम्स डिफॉल्टर। जब वो डिफॉल्टर हो गया उससे पैसा नहीं मिल सकता अब। क्यों? क्योंकि ऑफिशियली कोर्ट ने भी उसको कह दिया है कि ही बिकम्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मींस अब इसकी जो एसेट की वैल्यू है और जो लायबिलिटी की वैल्यू है उसमें कर्जा ज्यादा हो गया है और इसकी संपत्ति प्रॉपर्टी बड़ी कम रह गई है, ये लोगों के सभी के पैसे नहीं दे सकता। हेंस जो भी इसके मिलेगा उस पैसे को तो हम रिसीव कर लेंगे, उस कैश को या बैंक को हम रिसीव कर लेंगे, लेकिन जो पैसा हमें नहीं मिला, जो पैसा हमें नहीं मिला वो कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। अगर उसका बिजनेस चलता रहता तो ठीक है, थोड़े आज मिल गए, थोड़े कल मिल जाएंगे, 4 महीने बाद मिल जाएंगे, लेकिन वो ऑफिशियली लिक्विडेट हो चुका है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। जब ये वर्ड आ जाए कि इंसॉल्वेंट हो गया है तो इसका मतलब है जितना पैसा मिलता है वो तो समेटो, बाकी का सारा पैसा क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट हो गया। इसको बोलते हैं बैड डेट, डेट, डेटर्स, डेट। डेटर्स का पैसा जब बैड हो जाए, ना मिले, तो उसको हम नाम दे देते हैं बैड डेट्स। डेटर कौन होते हैं? जिनको हमने सामान बेचा होता है उधार पर, जब उनसे पैसा हमें वापस नहीं मिलता, जब वो डेटर हमारा बैड हो गया, बुरा हो गया, क्योंकि उससे पैसा हमें नहीं मिलेगा, हम उस डेट को क्या नाम देते हैं, बैड डेट का। इसलिए बैड डेट वर्ड का यूज आएगा जब इंसॉल्वेंट वर्ड होगा, डिस्काउंट वर्ड का यूज आएगा जब फुल सेटलमेंट लिखा होगा। सो अब बैड डेट की एग्जांपल लेते हैं एक। Ram, who becomes insolvent. Ram, who becomes insolvent, paid rupees 5,000. Paid rupees 5,000 against his account of rupees 50,000। राम जिसका दिवालिया निकल गया है वो हमें सिर्फ 5,000 रुपया पे कर रहा है अगेंस्ट हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 50,000। लेना कितना था, 50,000। वो पे कर रहा है टू अस, हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं। अगर पैसा रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिटेड। कितने से, जितने पैसे आए, 5,000 से। टू राम से कितने आने चाहिए थे, 50,000।
बाकी का 45,000 कहां गया? बैड डेट हो गया। पहले हम यहां लिख रहे थे कि द डिफरेंस इज डिस्काउंट, अब लिख रहे हैं बैड डेट। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनसॉल्वेंट वर्ड यूज हुआ है, इनसॉल्वेंट वर्ड यूज हुआ है। ऐसे भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता था कि कैश पेड, हमने कैश पे की क्योंकि हमारा दिवालिया निकल गया, तो क्या उसकी ट्रीटमेंट हम करते? कभी भी हम अपनी बुक्स में इनसॉल्वेंट ना होकर, मतलब होकर किसी को पेमेंट नहीं कर सकते। रीजन मैं फिर से इसको क्लियर करता हूं। मैं अपनी बुक्स में अपने आप को इनसॉल्वेंट नहीं शो कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस क्या है? गोइंग कंसर्न, चल रहा है। इट मींस हमारी पेमेंट के टाइम पर इनसॉल्वेंसी नहीं आ सकती। इनसॉल्वेंसी हमेशा कब आती है? जब हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। इसका मतलब कैश रिसीव हो रहा है। बैड डेट, नुकसान, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एज पर द नॉमिनल अकाउंट टू राम अकाउंट। राम के खाते में कितने पैसे थे? 50,000। कैश कितना आया? 5,000। द डिफरेंस इज बैड डेट। क्यों? क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया। हम अपनी बुक्स में इंसॉल्वेंट शो नहीं करते। अगर हम इंसॉल्वेंट हो गए तो हमें बुक्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी बुक्स मेंटेन कौन करेगा? जिसको भी कोर्ट अपॉइंट करेगी वो हमारी बुक्स बनाएगा, वही हिसाब आगे करेगा। इट मींस दैट हम अपनी बुक्स में कभी भी इंसॉल्वेंसी की एंट्री पास नहीं करते अपने आप को लेकर। कोई हमारा डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसको हम कहां रिकॉर्ड कर देंगे? बैड डेट में। अब सपोज करते हैं ये मिस्टर थे कोई जो क्या हो गए? बैड हो गए, मतलब ये डेटर हमारा बैड हो गया। फिर आफ्टर 3-4 ईयर्स, आइदर 2 ईयर्स, ये पर्सन वापिस सेम बिजनेस में आया, सेम बिजनेस को करने के लिए आया। इसने कहीं से फंड्स अरेंज किए और इसने कहा कि मैं सेम बिजनेस करूंगा, और ये यही बिजनेस करने के लिए अपने लिए फिर सप्लायर ढूंढ रहा था कि मेरे को कहीं से सामान मिल जाए। तो ये फिर हमारे पास आ गया कि सर क्या आप हमें फिर से उधार पर सामान देंगे? आप खुद सोचकर बताइए कि अगर आपके पास एक ऐसा डेटर आता है जिसने पहले भी आपके पैसे डुबाए हों, तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करके उसको पैसे दोगे? क्या उसको उधार पर सामान दोगे? तो आंसर इज नो। फिर क्या होगा? आप इससे ये कहोगे ठीक है मेरे पहले वाले पैसे दे दो, मेरे पहले वाले पैसे दे दो, फिर मैं आपसे नया बिजनेस करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे को पहले वाले पैसे नहीं देते तो मैं आपसे बिजनेस नहीं करूंगा। इन दैट केस कई बार ये जो बैड डेट हमारी बुक्स में हुए हैं, इनको हम फ्यूचर में कभी ना कभी क्या कर लेते हैं? रिकवर्ड कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। आप मुझे बताइए कि बैड डेट रिकवर्ड, अगर बैड डेट मेरे लिए नुकसान है तो रिकवरी मेरे लिए क्या होगी? रिकवरी मेरे लिए क्या बन जाएगी? इनकम। रिकवरी मेरे लिए क्या बन जाएगी? इनकम। तो इनकम ऑलवेज भी क्या होती है? क्रेडिटेड। इसलिए बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिटेड। तो बैड डेट अकाउंट क्या होता है? हमेशा डेबिट। लेकिन अगर ये बैड डेट हमें इन फ्यूचर कभी रिकवर हो जाए तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। एक बात इसमें छोटी सी मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए हमारे पास कैश कितना आया? 5,000। किससे आया? राम से आया। तो सिंपल अगर एंट्री होती तो हम यहां लिखते क्या? कैश अकाउंट DR 5,000 टू राम अकाउंट 5,000 टू राम अकाउंट 5,000। लेकिन इस पर्सन की सिचुएशन, फाइनेंशियल पोजीशन इनसॉल्वेंट शो हो रही थी, इसलिए मैंने कहा इसका पूरे का पूरा अकाउंट खत्म कर दो अपनी किताबों से। इसलिए मैंने पूरा बैलेंस उठा लिया। अगर ये सिर्फ मुझे 5,000 देके जाता तो एंट्री होती कैश अकाउंट DR टू राम अकाउंट 5,000 बात खत्म। लेकिन ये इनसॉल्वेंट हो गया, आगे वाला पैसा मुझे नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं राम का पूरा अकाउंट सेटल कर रहा हूं। उसका पूरा 50,000 यहां लिखकर, 5,000 यहां लिखकर
45,000 45,000 मैं कौन से खाते में डाल रहा हूं? बैड डेट अकाउंट में डाल रहा हूं। इट मींस दैट मैंने राम का खाता खत्म कर दिया और बैड डेट खड़ा कर दिया कितने का? 45,000 का मुझे नुकसान हो गया। इट मींस अगर कल को मेरे को बैड डेट रिकवर होगा तो मैं राम का जिक्र करूंगा ही नहीं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं इस पर एग्जांपल ले रहा हूं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹45,000 which was previously written off as bad। मैंने कैश रिसीव की राम से 45,000 which was previously written off as bad। इसका क्या मतलब है कि जो पहले बैड थे वो आज रिकवर हो रहे हैं, वो आज रिसीव हो रहे हैं। इट मींस दैट ये एंट्री आएगी बैड डेट रिकवर की। मैंने आपसे ये कहा कि मैंने राम का खाता तो खत्म करके कौन सा अकाउंट स्टैंड कर दिया? बैड डेट। इसलिए जब भी मेरे को रिकवरी होगी मैं बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री पास करूंगा, मैं राम का जिक्र नहीं करूंगा। इसलिए इस एंट्री में पर्सन का जिक्र नहीं होगा। सिंपल सी बात है, पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड 45,000 टू किससे आ रहे हैं? राम से। लेकिन राम का अकाउंट नहीं आएगा, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट 45,000 मींस कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, पर्सन का अकाउंट नहीं आएगा इन केस ऑफ बैड डेट रिकवर्ड। थोड़ा सा इसको वापस रिवाइज करते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारी प्रीवियस लेक्चर में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का टॉपिक था। ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स के ट्रीटमेंट में हम ट्रीट करते हैं। हमने कोई सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, तो हमें उस पर डिस्काउंट मिल गया, तो दैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। अगर उसने लिख दिया कि पेमेंट इन कैश है और उस पर कैश डिस्काउंट है, तो दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैंने उनसे 6,000 लेना था, उन्होंने फुल सेटलमेंट की है 5,800 में, तो मैं मानकर चलूंगा ये 200 रुपये बीच का डिफरेंस क्या है? कैश डिस्काउंट है। लेकिन फुल सेटलमेंट की जगह पर इनसॉल्वेंट वर्ड का जिक्र कर दिया जाता है, इनसॉल्वेंट वर्ड का जिक्र किया जाता है, तो मैं मानूंगा कि वो एंट्री किसकी है? बैड डेट की है। वो एंट्री किसकी है? बैड डेट की। अगर वो डिफरेंस बैड डेट है तो क्या वो फ्यूचर में कभी रिकवर हो सकता है? अगर रिकवर होगा तो उसकी एंट्री इस तरह से आती है कि हमने कैश रिसीव की उस पर्सन से इतनी विच वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इससे 45,000 लेना था, इसने कहा सर काम शुरू कर रहा हूं नया 15,000 पिछला ले लो, पिछला 15,000 ले लो, बाकी बाद में करूंगा। इट मींस हमें कैश रिसीव हो रही है राम से 15,000 जो प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड है, तो भी मैं इस एंट्री को लिखूंगा कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 15,000 से। राम का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने राम का अकाउंट पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे उससे उम्मीद नहीं थी पैसे आने हैं, और मैंने वो पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? डिफरेंस बैड डेट में। तो आज अगर वो पैसा मिल रहा है तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में। इसलिए बैड डेट अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिटेड होता है और बैड डेट रिकवर्ड का बैलेंस हमेशा क्रेडिटेड होता है। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू लोन। देखिए लोन की ट्रांजैक्शन किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है अपनी बुक्स में, उस पर जिक्र करेंगे, और इसको मैं रिलेट करूंगा आम ट्रांजैक्शन के साथ भी। लोन या तो हम लेंगे मतलब बोरो करेंगे, या तो हम लेंट किसी को लोन देंगे। तो ये तो बड़ा एक बेसिक सा फंडा है। अगर हम लोन ले रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, चाहे कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा,
या तो बेटा पैसे कैश में आएंगे या हमारे बैंक के खाते में आएंगे अगर लोन ले रहे हैं तो, और जिस पर्सन से ले रहे हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। लेट सपोज मैंने श्याम से पैसे लिए तो टू श्याम अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, मेरे को यहां पर ही एक चीज समझानी। मैंने श्याम से लोन पर पैसे लिए, मेरे पास पैसे आए, किससे आए? श्याम से आए, एंट्री पास होगी। वॉट एवर बी द अमाउंट, अमाउंट कोई भी हो। मैंने श्याम से लोन ले रखा है, इस एंट्री को देखकर क्या पता चलता है कि मैंने श्याम से लोन ले रखा है? सिर्फ इस एंट्री को देख के पता चलता है? नो। इसलिए जब भी लोन लें चाहे दें, हम उसके आगे लोन वर्ड का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मींस टू श्याम लोन अकाउंट। ये जो पैसा है कौन सा पैसा है? लोन का पैसा है। इट मींस कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम लोन अकाउंट। इसके साथ ही मैं एक एंट्री और लिख रहा हूं। मैंने श्याम से पैसे लिए, हो सकता है पुराना उधार हो सकता है मैंने एडवांस में लिए हो सकता है मैंने इसके पैसे सामान अभी देना हो। तो कोई भी एंट्री अगर सिंपल एंट्री है तो सिंपल एंट्री पैसे आ रहे हैं कैश अकाउंट डीआर, टू किससे आ रहे हैं? श्याम से आ रहे हैं, टू श्याम अकाउंट। अब देखिए ये एंट्री और ऊपर की एंट्री में सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज लोन, विच रिप्रेजेंट्स दैट कि ये जो पैसा आया है ये पैसा कौन सा है? लोन का पैसा है। इसलिए जब भी लोन की एंट्री पास होती है तो पर्सन के नाम के साथ लोन वर्ड लग जाता है। दूसरी बात, इस लोन पर कोई ना कोई इंटरेस्ट भी होगा, इस लोन पर कोई ना कोई इंटरेस्ट भी होगा। इफ दिस लोन इज ऑन 9% पर एनम इंटरेस्ट पर, अगर 9% का इंटरेस्ट है तो इसके नाम के पहले वर्ड लग जाता है 9% श्याम लोन अकाउंट। 9% श्याम लोन अकाउंट। कई बार एग्जाम्पल होती है उस पर लिखा होता है ऐसे कि श्याम ने लोन लिया है 9% का, तो कौन से अकाउंट में जाएगा? तो डेफिनेटली 9% श्याम लोन अकाउंट में जाएगा। हो सकता है यहां पर देखिएगा मैंने श्याम से पैसे ले रखे हैं 9% के इंटरेस्ट पर, मुझे ऑन द स्पॉट 2 लाख की और जरूरत पड़ गई, मेरे को कहीं से नहीं मिल रहे। मैंने शाम को फिर से फोन किया, मैंने कहा शाम मेरे को 2 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए, क्या मिल सकता है? शाम कहता है पहले तो मैंने आपको 9% पर दे दिया था, अब मैं 12% पर दूंगा। अब मुझे बताओ मैं दोनों के दोनों पैसे सिर्फ शाम लोन अकाउंट में डाल सकता हूं? तो आंसर इज नो, क्योंकि जो पहले वाला 1 लाख है वो 9% पर है और जो दूसरे वाला 2 लाख है वो 12% पर है। तो मुझे दोनों के दोनों अकाउंट के लिए लिखना पड़ेगा 9% श्याम लोन अकाउंट और इसके लिए लिखना पड़ेगा 12% श्याम लोन अकाउंट। मींस जो ये वाला पैसा मैंने रिसीव किया है कैश अकाउंट डेबिटेड टू, जो मैंने ये पैसा रिसीव किया है 1 लाख रुपया, उस पर लोन कितना है? 9%। और जो मैंने ये वाला 12% वाला पैसा लिया है तो वो वाला 2 लाख पर मेरा कितना इंटरेस्ट है? इस 2 लाख पर मेरा कितना इंटरेस्ट है? 12%। तो एंट्री ये पास होगी, कैश अकाउंट डीआर टू 12% श्याम लोन अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू 9% श्याम लोन अकाउंट। इसलिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखे तो सिंपली उसका नाम के साथ लोन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी एग्जांपल आती है, सर अगर हमने किसी को लोन पर पैसे दिए, पैसे तो जा रहे हैं, डेफिनेटली कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिटेड। जिस पर्सन को लोन दिया, जैसे राम को दिया तो राम लोन अकाउंट डेबिटेड उतनी अमाउंट से। 9% दिया है तो 9% राम लोन अकाउंट। अब सर यहां भी लोन अकाउंट है, यहां भी लोन अकाउंट है, पर यहां पर लोन डेबिट हो रहा है, यहां पर लोन क्रेडिट हो रहा है। तो क्या मीनिंग है? इसका मतलब यह है कि जब लोन क्रेडिट हो रहा है तो ये मेरी क्या है? लायबिलिटी, और जब लोन डेबिट हो रहा है तो ये लोन मेरा क्या है? एसेट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग एंड लेंडिंग। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जब भी हम किसी से पैसा उधार पर लें या दें
तो उस पर्सन के नाम के साथ लोन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और लाइक द सेम वे अगर हम किसी से बोरो कर रहे हैं, उधार पर पैसा ले रहे हैं, तो डेफिनेटली या तो पैसा कैश में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, अगर पैसा चेक के थ्रू आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू दैट पर्सन लोन अकाउंट, जिससे हमने लोन लिया है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट? लैंडिंग एंड बोरोइंग।